नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में जंतु विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका विज्ञान का। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका विज्ञान। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसीलिए जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को तो हम दो भागों में बांट सकते हैं। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है, 81:19। कोशिका सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में मैथियस स्लाइडेन एवं थियोडर श्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रेडोल्फ विर्चो 1855 ने यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता यानी कि क्रिएटर होता है। कोशिकाओं का औसत संगठन। अवयव कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत। जल होता है 70 से 90, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7, आयंस 1। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता। केवल डीएनए का सूत्र ही गुण सूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस होते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। यहाँ हम देखेंगे विशेषता, यहाँ प्रोकैरियोटिक की और यहाँ यूकैरियोटिक। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित है। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और इसमें 80S प्रकार के होते हैं। और इसमें ये जो S होता है ये आपका स्वेडबर्ग इकाई को प्रदर्शित करता है। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी इसमें अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में उपस्थित। लाइसोसोम अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में उपस्थित। डीएनए प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में होते हैं और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। कशाभिका केवल एक तंतु होता है, इसमें कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में उपस्थित। सेंट्रियोल
प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में उपस्थित। श्वसन प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। पहला है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार बनाए रखने में सहायता होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लैकन का बना होता है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फॉस्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तारककाय सेंट्रोसोम, इसकी खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्य जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीराइडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्य जालिका में ही रहते हैं। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा जीई पैलेड ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका एवं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S स्वेड वर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है, अपरोक्ष रूप में यानी कि इनडायरेक्टली। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। तो यहाँ समझने वाली चीज़ है कि लाल रुधिर कण मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स यानी कि आरबीसी, इनके द्वारा प्रोटीन का विश्लेषण नहीं होता है। इसलिए जो मैमल्स होते हैं, स्तनी होते हैं, उनके लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज ऑल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है,
जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी इटली के थे, ये नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं, ट्यूब्यूल्स के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है, लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेज, प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेस मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली, सुसाइड वेसिकल्स कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लवक यानी कि प्लास्टिड, यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट एवं वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे जड़, भूमिगत तनों आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण हैं टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटानीन। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। रसधानी यानी कि वैक्यूल्स, यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रक न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में ये बिखरा दिखाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया था। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं।
मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमैटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं यानी कि ट्रांसफर, हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना दिखाई पड़ती है, इसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए यानी कि रिबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए, तो न्यूक्लियोटाइड आपका बना न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड में शुगर और बेस यानी कि क्षार यानी कि बेस। डीएनए में उपस्थित क्षार चार प्रकार के होते हैं: एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडिनिन सदैव थाइमिन से और साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडिनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। 1953 में जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य, यह सभी आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं: आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर: डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होते हैं। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर: पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। तारक काय अनुपस्थित रहता है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स बड़ी होती हैं और जंतु कोशिका में छोटी होती हैं। इसका आकार लगभग आयताकार होता है और जंतु कोशिका का लगभग वृत्ताकार होता है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विरचाउ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं: असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस व अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। असूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं, जो निम्न है:
अंतरावस्था इंटरफेज, पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज और अंत्यावस्था यानी कि टेलोफेज। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका यानी कि पेरेंट सेल से दो संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर ही होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था यानी कि एनाफेज सबसे छोटी होती है, वह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। फार्मर तथा मूरे 1905 ने कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एवं डाइकनेसिस। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित डिप्लॉइड होती है। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। पैकिटीन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मात्र तथा 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मात्र और पितृ क्रोमैटिड एक या ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मात्र तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकिटीन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टिर क्रोमैटिड के बीच में होता है। डिप्लोटीन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइएज़्माटा कहते हैं। काइएज़्माटा की औसत संख्या को बारंबारता काइएज़्माटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। काइएज़्माटा का अंतीकरण टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। डाइकनेसिस केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं यानी कि डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन कायिक यानी कि सोमैटिक कोशिका में होता है और यह विभाजन जनक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री में कम समय लगता है, अर्धसूत्री में ज़्यादा समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स और इसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स। संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती। इसमें संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान यानी कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। चलिए चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड।
कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति, और ये किसकी बनी होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वो कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। निम्नलिखित में से किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो ये दिया था स्लाइडेन और श्वान ने। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति, ये पादप कोशिका में पाई जाती है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो देखिए डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है पारगम्य। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरकिंजे। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कहा हक्सले ने। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वॉटसन और क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? ब्राउन। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रक के द्वारा। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया वॉल्डेयर। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की पोर्टर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नॉल तथा रस्का ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।